नमस्कार। हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक विकास में हम चर्चा कर चुके हैं लुसियन पाइक, जो कि पिता हैं इस अप्रोच के। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इनकी पुस्तक है। एक पुस्तक इनकी कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और एक पुस्तक है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सिडनी वर्बा के साथ। ये कहते हैं कि परिभाषा देना संभव नहीं है, इनकी आलोचना कर देते हैं जो पूर्व शर्तें हैं, लेकिन ये कहते हैं 3 सिंड्रोम्स है, डेवलपमेंट सिंड्रोम्स। कौन से हैं? समानता, क्षमता और विभेदीकरण। और किसी व्यवस्था के सामने 6 प्रकार के संकट आते हैं। फिर आ गए हैं आमंड। आमंड कहते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का तात्पर्य है कि डेवलपमेंट को कैसे पहचानेंगे आप? जितना ज्यादा संस्कृति का लौकिकीकरण होगा, यानी संस्कृति में जितनी ज्यादा समानता होगी, सेकुलर होगी जितनी ज्यादा संस्कृति। सेकुलर संस्कृति वो होती है जो समान मानती है सबको। और दूसरी है भूमिका विभिन्नीकरण, विभिन्न कार्य विभिन्न संरचनाओं के द्वारा किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। फिर अब इसमें तीनों तत्व जुड़ गए, 3 विशेषताएं हैं। 2 तो हम कर ही चुके हैं बात, अभी भूमिका विभिन्नीकरण और संस्कृति का लौकिकीकरण, और एक होती है उपव्यवस्था, स्वायत्ता। अब ये संस्कृति का लौकिकीकरण कितना का है, उपव्यवस्था कितनी ज्यादा स्वायत्त है या नहीं है, भूमिकाओं का विभिन्नीकरण कितना का है, इन सब के आधार पे आमंड ने जो व्यवस्थाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा। एक है पुराने वाली आदिम, इंटरमीडिएट आवर्ती। दूसरी है परंपरागत, इनको वो क्या बोलता है, डिफरेंशिएटेड गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। और तीसरी है आधुनिक, उनकी विशेषता क्या है, डिफरेंशिएट पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये था आमंड। फिर हमने चर्चा की सैमुअल पी हंटिंगटन की। हंटिंगटन की जब चर्चा की तो हंटिंगटन ने कहा, आमंड के बाद हमने हंटिंगटन की चर्चा की। हंटिंगटन ने कहा कि राजनीतिक विकास का तात्पर्य सत्ता की तार्किकता। सत्ता की तार्किकता का तात्पर्य, तार्किक सत्ता वो होती है जो अपने देश में व्यवस्था बना के रखती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखती है, जहां सत्ता बिखरी भी नहीं होती बल्कि सत्ता क्या होती है, केंद्रित होती है। वो थी सत्ता की तार्किकता। एक ही जगह शक्तियां इकट्ठी रहती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जा सके। क्योंकि पूरा जोर का है के ऊपर है, इसका व्यवस्था के ऊपर है। व्यवस्था जरूरी है। फिर दूसरी हमने विशेषता देखी प्रकारियों का विभेदीकरण। ये तो अलग अलग संरचनाएं होगी और काम भी उनके अलग अलग होंगे। जितनी ज्यादा संरचनाएं बिखरी होगी, जितने ज्यादा उनके अलग अलग काम होंगे, राजनीतिक विकास भी उतना ही ज्यादा होगा। बहुत सारे आपके राजनीतिक दबाव समूह, दलीय दबाव समूह, बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे हित समूह, बहुत सारे स्वतंत्र मीडिया के समूह, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, प्रकारियों का विभेदीकरण और संरचनाओं का विभेदीकरण तैयार करते हैं। और अंत में थी बढ़ती हुई राजनीतिक सहभागिता। जितनी ज्यादा राजनीतिक सहभागिता होगी, विकास उतना ही ज्यादा होगा। फिर उन्होंने कहा कि होता क्या है, जैसे जैसे सामाजिक संगठन बदलता है, उसके कंपोनेंट्स बदलते हैं, लोगों का मनोविज्ञान बदलता है, शिक्षा बदलती है, उनका मस्तिष्क बदलता है, रीति रिवाज परंपराएं बदलती है, आर्थिक स्थिति बदलती है, बाजार चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग बाकी चेंज भी हो जाने चाहिए। जितने भी प्रकार के समाज में चेंज होते हैं उनमें आपस में बैलेंस बना रहना चाहिए। आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं आया तो इसका मतलब व्यवस्था में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आपके पास पैसा तो आ गया लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो फिर पैसा आ गया लेकिन शिक्षा नहीं आई, शिक्षा आ गई लेकिन पैसा नहीं आया। हम आधुनिक हो गए हैं लेकिन हमारे पास वो पैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें ना बैलेंस में चलनी चाहिए। एक परिवर्तन हो तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा परिवर्तन भी हो जाना चाहिए।
तो फिर क्या हो कि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़े, शिक्षा बढ़े, मनोविज्ञान बढ़े, उसके अकॉर्डिंग राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, राजनीतिक जैसे सहभागिता बढ़े वैसे ही राजनीतिक संस्थायन हो जाना चाहिए, या राजनीतिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाना चाहिए, राजनीतिक संस्थाकरण हो जाना चाहिए। क्या होगा राजनीतिक संस्थाकरण में, राजनीतिक लामबंदी, लोग जागरूक हो जाएं, लामबंद हो जाएं अपनी मांगों उनके प्रति, उतर विकास होगा। राजनीतिक समेकन, विभिन्न हित, विरोधी हितों में क्या हो जाना चाहिए, समेकन। और तीसरा था राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जितना ज्यादा हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हमें, हमारा डेवलपमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये अगर आपको राजनीतिक सहभागिता चाहते हैं लेकिन आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो इसका मतलब विकास नहीं हुआ है, वो क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। फिर हंटिंगटन ने गैप हाइपोथेसिस दी कि गैप किसके किसके मध्य है, हाँ, कि मांग और पूर्ति के मध्य गैप आ जाना, राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक संस्थायन के मध्य गैप आ जाना, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जैसी गैप आता है फिर डेवलपमेंट नहीं होता बल्कि क्या होता है, डीके होता है। फिर हमने इनकी विशेषताएं देखी तो हमने देखा कि विकास की विशेषताएं अलग है और पतन की अलग है। विकास की विशेषता है कि इसमें अडेप्टेशन होता है, बदलते माहौल के अनुसार व्यवस्थाएं बदलती है, इसमें धीरे धीरे जटिलता आती जाती है, इसमें एकीकरण होता जाता है और स्वायत्तता आती जाती है। तो ये चार विशेषताएं तो है विकास की। इसकी उल्टी विशेषताएं अगर किसी देश में तैयार हो रही है तो वो क्या है, पतन। अगर किसी भी देश में कट्टरता आ रही है, अगर किसी भी देश में सरलता आ रही है, ठीक है। अब ये बताओ पिछले कितने समय से आपने कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम याद किए? मोदी जी ने सारा काम ही क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। अब हमें कितने नाम याद रखने होते हैं, दो, एक अमित शाह जी का और एक मोदी जी का। कोई सा ही मंत्री पूछ लो आपको याद नहीं है, गडकरी कभी कभी याद आ जाता है ना, बाकी मंत्री याद ही नहीं है, यहां तक कि मानव संसाधन मंत्री का भी नाम याद नहीं रहता है ना। ये हालात हो रखे। उड्डयन मंत्री कौन है, रसायन मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो क्या मजबूरी में याद आती रहती है, बाकी याद फोटो नहीं आती, उसकी याद आ जाती है कभी कभी, है ना। बाकी व्यवस्था क्या हो गई है, सरल हो गई है। इसका मतलब सत्ता जब एक जगह है केंद्रित, या एक ही संरचना सारे काम करने लगती है तो इसका मतलब सरलीकरण हो गया है, एक ही संरचना सारे काम कर रही है। वही धर्मगुरु बन गए हैं, वही राजनीतिक गुरु बन गए हैं, ठीक है, वो ही मुक्ति गुरु बन गए हैं, सब वही है। तो व्यवस्था सरल हो गई है। इसमें फिर क्या होता है, इसमें स्वायत्तता नहीं आती बल्कि पराधीनता आती है। इसमें एकीकरण नहीं होता विभिन्न हितों के मध्य, विभिन्न विरोधी हितों के मध्य, विभिन्न जातियों धर्मों को एकीकरण नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है, विखंडन होता है, झगड़ा होता है इनके मध्य। अब जहां झगड़े होंगे वहां बताओ विकास होगा या पतन होगा, पतन होगा। ठीक है। हंटिंगटन के बाद हमने कहा कि देखिए मेन कंसेप्ट क्या है। एक तो था कि ये विकास के साथ साथ पतन की चर्चा करता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके। दूसरा हमने कहा कि ये वो बंदा है जो राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण को अलग अलग मानता है। तीसरा हमने ये कहा कि एकल रेखीय विकास का ये विरोध करता है। चौथा मैंने आपको इसकी गैप हाइपोथेसिस कराई और मैंने कहा कि पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, इसमें कहां बल दिया गया है, व्यवस्था के ऊपर। अगर किसी देश में व्यवस्था बनी हुई है तो वह राजनीतिक विकास है और अव्यवस्था है तो राजनीतिक पतन है। अफगानिस्तान में पतन है, अव्यवस्था है। जिस देश में अव्यवस्था फैलेगी, डिसऑर्डर होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, वहां क्या होगा, पतन होगा। तो ये हमने हंटिंगटन किया। और हंटिंगटन कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था बनाने की पहली बात किसने की थी, प्लेटो ने की थी, कि व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। फिर हमने हंटिंगटन के शिष्य फ्रांसिस फुकुयामा की चर्चा की और फुकुयामा की दो पुस्तकें की हमने, ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर और पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके।
और हमने फ्रांसिस फुकुयामा में एक चीज याद की कि राजनीतिक विकास का तात्पर्य है कि कितनी किसी भी देश में कितनी चीजें मिलनी चाहिए, 3 चीजें मिलनी चाहिए। क्या क्या मिलना चाहिए? राज्य सशक्त होना चाहिए, वहां रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और वहां की गवर्नमेंट अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। ठीक है, पतन भी बताया इसने, विसंस्थानीकरण और पुनर्विरासतीकरण। फुकुयामा ही किया था, और आगे थोड़ी बड़े थे कल। हाँ, हमने एक एफ डब्ल्यू रिग्स। अब देखिए, मुद्दा ये है कि आप इसको ऐसे मत रटो कि पहले आप याद करो किसको, लुशियन पाई को। ऐसे मत करो, लुशियन पाई लिख लिया और इसके 10 एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही आमंड कितने की लाइन में, 5-7-10 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा। अंटिगटन की बड़ी बड़ी चीजें लिख लो। ऐसी फुकुयामा 2-3 लाइन में 2 किताबें और 2 बातें और लिख लो, कंप्लीट हो गया फुकुयामा। फिर याद करने में ऐसे ही होगा, ये समझ लो पहले फिर याद कर लो इसको। फिर ऐसे ऐसे मत करो लुशियन पाई और ये और वो, नहीं ऐसे मत करो। आप सामने नाम लिख लो पहले किसका, लुशियन पाई का, कि मुझे लुशियन पाई, आमंड, अंटिगटन, फुकुयामा इनकी चर्चाएं करनी है। ऐसे सबको एक साथ याद मत, उनको अलग अलग लिख लो, फिर इनको याद कर लो आप। अगर आप आंख बंद करके सबकी तस्वीर बनाना चाहेंगे तो तस्वीर है नहीं बनेगी, एक एक की तस्वीर बना लो कि एफ.डब्ल्यू. रिग्स क्या 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 है। तो सिंपल है, इसके कुछ नहीं है। एक तो ये किससे प्रभावित हुआ, पाई से। किसने राजनीतिक विकास के लिए किसने समानता और क्षमता के मध्य बैलेंस बनाने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है, एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने। ये हो गया। फिर समानता, क्षमता और विभेदीकरण के संबंध में हमने एक कौन सा कर लिया, विकास फंदा। अब आपको विकास फंदा याद है। फिर हमने कौन सा सिद्धांत कर लिया, द्वंद्वात्मक सिद्धांत कर लिया। फिर हमने ये भी देख लिया कि समानता किसकी विशेषता है और क्षमता किसकी विशेषता है। समानता किसकी है बताओ, वाम की जो साम्यवादी है, और क्षमता दक्षिण की है। ये किया और दोनों का मिलाया, द्वंद्व हुआ, दोनों आगे बढ़ी तो क्या बना, विभेदीकरण। वो है रीढ़ की हड्डी। इतना ही करना था, 5-7 बातें हो गई। आज हम इनसे आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको 3 बार करा दी ये चीजें, देखो आज तीसरी बार करवाई है। आज इसे आगे बढ़ेंगे। तो आज अपन चर्चा करेंगे राजनीतिक विकास में। आप उनको छोड़ दो, अपन सीधा इसके पास चलते हैं, आइजनस्टाइन के पास। बाकी को छोड़ दो। आइजनस्टाइन का आप कहते मैं तो एक ही चीज याद करूंगा, तो सिर्फ इतना याद रख दो, ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इतना ही आएगा। ये इसकी पुस्तक है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये कहता है कि थर्ड वर्ल्ड के साथ संकट क्या है। इतना ही ब्रेक डाउन ही आता है सीधा ही, या फिर या तो आगे ब्रेक डाउन लिखा हुआ, या आएगा ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ब्रेक डाउन होता है खंड हो जाना, बिखर जाना चीजों का। आधुनिकीकरण का विखंडन। कि आधुनिकीकरण के साथ दिक्कत क्या हुई। हालांकि हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया, आइजनस्टाइन के सिलेबस में नहीं है फिर भी, इसलिए मजबूरी में करना पड़ रहा है। ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। गैप हाइपोथेसिस अंटिगटन के। डायलेक्टिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास का द्वंद्वात्मक सिद्धांत, एफ.डब्ल्यू. रिग्स। ऐसे मिलान करना आता है। अर्थ संबंधी भ्रम किसका है, ठीक, आइजनस्टाइन। ये कहता है देखिए मॉडर्नाइजेशन 2 प्रकार से है। एक होता है लिमिटेड, और एक है मास। मास क्या होता है, व्यापक। पहले लिमिटेड आधुनिकीकरण की चर्चा करते हैं। ये कौन सा लिमिटेड है। देखिए यूरोप में जो आधुनिकीकरण हुआ ना, वो स्टेप बाय स्टेप हुआ।
सारे लोगों को एक साथ मौका नहीं मिला, लिमिटेड मॉडर्नाइजेशन था। ये कैसे हुआ लिमिटेड मॉडर्नाइजेशन? देखो, पहले यहां उन लोगों को मौका मिला आगे बढ़ने का जो कौन से थे, पैसे वाले थे, यही हुआ ना। पहले सिर्फ अभिजनों को मौका मिला कि आप कीजिए। 1688 की क्रांति के बाद जब संसद शक्तिशाली हुई, तो आपको क्या लग रहा है उस संसद में कौन लोग थे? सिर्फ अभिजन थे, तकड़े और मजबूत और पैसे वाले अभिजन लोग थे और नहीं थे। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो इसमें उन लोगों को शामिल किया गया जो पैसे वाले तो नहीं थे लेकिन कौन थे, शिक्षित थे। फिर उनको मौका दिया धीरे धीरे अगले 50 60 100 सालों में। फिर जब इनको मौका दिया तो फिर क्रांतियों व्रांतियों का भय पैदा हो गया। कब तक आते आते 1850 से 1900 तक आते आते। तो फिर किनको मौका दिया गया बताओ? मजदूरों को मौका दिया गया। तो पहले पैसे वाले इलीट्स घुसे, फिर शिक्षित आए, फिर किसको मौका मिल गया? मजदूरों का। अब समस्त पुरुषों को मौका दे दिया गया, लेकिन एक साथ नहीं दिया, स्टेप बाय स्टेप दिया है। और अंत में मौका बताओ किसको मिला? वेरी गुड, इसका मतलब पता है सारी चीजें। अंत में मौका मिला महिलाओं को। तो सबको एक साथ मौका दिया क्या राजनीति में घुसने का? नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। तो कोई काम स्टेप बाय स्टेप होता है ना, वो तो कंप्लीट हो जाता है। अब कहां आ जाओ? भारत में आ जाओ, ये थर्ड वर्ल्ड में आ जाओ। थर्ड वर्ल्ड में जैसे देश आजाद हुए ना, सभी लोगों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक साथ क्या दे दिया गया? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, पद सबके लिए एक साथ खोल दिए गए। जैसे ये मॉडर्नाइजेशन हुआ ना, एक साथ मास मॉडर्नाइजेशन हुआ, सब लोगों को कहा कि चलो तुम सबको मौका मिलते हैं। तो डिमांड्स क्या आई? भारी डिमांड्स आई। लेकिन डिमांड्स कौन लोग करते हैं? जो अग्रणी लोग होते हैं ना, वो डिमांड भारी करते हैं। ठीक है। अब इस देश में ना एसटी कितना ही शोर मचा ले, प्रभाव है नहीं पड़ेगा। गरीब कितना ही शोर मचा लो, प्रभाव है नहीं पड़ेगा। स्त्रियां कितना ही शोर मचा लो, ज्यादा प्रभाव है नहीं पड़ेगी। शोर मचाया था हम दिल्ली के अंदर कि ब्रजभूषण सिंह है, उसको गिरफ्तार करो। सरेआम कितनी पहलवानों लड़कियों ने बैठ के सरेआम आरोप लगाए थे, हैं? कुछ बना क्या? वो नहीं बनता। तो देखिए किसका सिर्फ शुरुआत में, तो वो लोग जो अभिजन होते हैं ना, पहले जो राजनीति के नजदीक होते हैं, वो दबाव बनाते हैं, तो उनकी मांगे क्या हो जाती है? पूरी। अगली मांगे किसकी थी? शिक्षित। इनकी मांगे पूरी, उनको मौका मिल गया। फिर किसकी मांगे पूरी हो गई? मजदूरों की मांगे। फिर किसकी मांगे? महिलाओं की मांगे। धीरे धीरे सबकी मांगे पूरी हो जाती। एक साथ सबकी मांगे पूरी नहीं होती। यहां आपने क्या किया? सभी लोगों को क्या कहा? एक साथ मॉडर्नाइजेशन में और विकास में भागीदारी दे दी। भागीदारी दे दी तो हमने देखा कि आदिवासी भी नाराज हो गए और उन्होंने नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू कर दिया। किसान भी नाराज हो गए, विभिन्न जातियां नाराज हो गई, मुसलमान नाराज हो गए, हिंदू भी नाराज हो गए। किसी को भी हम संभाल नहीं पाए। तो बहुत सारे देशों में हुआ क्या? जैसे ही मास मॉडर्नाइजेशन किया गया तो व्यवस्थाओं में क्या आ गया बताओ? ब्रेकडाउन आ गया, लोकतंत्र गायब हो गया और तानाशाही लानी पड़ी। लास्ट में यह हालात हो गया था। तो ये जो मास मॉडर्नाइजेशन है ना, ये नहीं करना चाहिए। यूरोप की तरह कैसे करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। अब जैसी क्लास शुरू होती है ना, मैं जब कोई भी नया बैच शुरू करता हूं तो उस टाइम ना बहुत वो क्रांतिकारी आते सारे, ठीक है, और ये नहीं है, ये पंखा धीरे चल रहा है, मैं इसको देखता हूँ मोबाइल के अंदर फोटो खींच के तो उल्टा चलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो ऐसे करके ना अजीब अजीब डिमांड आती है सारी। सब भागीदारी करना चाहते हैं, लेकिन फिर ना एक एक कर को मौका मिलता है। आज ये समस्या बताओ, नोट्स किसको नहीं मिले? फिर तो सबसे पहले ये समस्या, फिर वो समस्या कंप्लीट हो जाती है 5 7 10 दिन में। फिर अगली समस्या उठती है, भी सुनाई किसको नहीं दे रहा, फिर अगली की समझ में किसको नहीं आ रहा। तो स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं। और एक साथ सारे काम कर दोगे तो काम पूरे नहीं हो। इससे क्या होगा? व्यवस्था में ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो आइंस्टाइन ने क्या लिखा? ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्नाइज कब होता है? जब मास मॉडर्नाइजेशन की कोशिश की जाती है, मास डेवलपमेंट की कोशिश की जाती है तब। अब ये कहता है कि मैं कुछ ऐसे काम बताता हूं, ये कहता है जो किस में भागीदारी करते हैं? राजनीतिक विकास। तो 2 शब्द हम बार बार पढ़ रहे हैं। एक तो हम पढ़ रहे हैं ईयू फंक्शंस और एक पढ़ रहे हैं डाइस फंक्शंस। बताओ ईयू फंक्शंस क्या होते हैं?
सुकार्य, ईयू फंक्शन होता है सुकार्य, और डाइस फंक्शंस विकार्य। तो हम राजनीतिक विकास के संदर्भ में ईयू फंक्शंस करेंगे और इसी के संदर्भ में डाइस फंक्शंस करेंगे। ऐसे काम जो राजनीतिक विकास में सहायक हो वो कौन से होते हैं? ईयू फंक्शन। और जो राजनीतिक विकास में सहायक नहीं हो बल्कि राजनीतिक विकास को भंग करते हैं वो कौन से होते हैं? डाइस फंक्शंस। ठीक है। आपकी शादी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आगे आगे चलते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, कोई पटाखे चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, वो कौन से काम कर रहे हैं? वो ईयू फंक्शन करें। कुछ है जो इस घोड़ी पे आप बैठे हैं उसके सिगरेट लगा रहे हैं, वो कौन है? वो कौन सा काम कर रहे हैं? वो डाइस फंक्शंस कर रहे हैं ताकि वो घोड़ी बिद के और आप नीचे गिरो, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं। चलो हाँ हाँ, कई कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तुम घोड़ी पे बैठेंगे नहीं हम तो चलिए, ईयू फंक्शंस है ना। तो राजनीतिक विकास के ईयू फंक्शन कौन से? खुला संचार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। देखो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ये बोलते समझने के लिए, याद मत करना चाहिए। अगर संचार खुला है, शिक्षा अच्छी है नागरिकों के अंदर, उसके बाद लोगों को कौन सा मौका मिलता है? जन सहभागिता का, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम हो, कोई हो। तीसरा, उस देश में क्या होने चाहिए? ये आपके इलीट्स होने चाहिए, अभिजन होने चाहिए। और अभिजन होने से काम नहीं चलता, ये कहता एक और है, इन अभिजनों के पास एक लॉन्ग टर्म का क्या होना चाहिए? प्लान होना चाहिए। काम करने का लंबा चौड़ा प्लान होना चाहिए, अपना देश जाएगा कहां। अब देखिए ये ना बड़ा जरूरी होता है, अभिजनों का लंबा चौड़ा प्लान बताना। जैसे मोदी जी ने हमें प्लान बता दिया है, 14 में आते 2022 का प्लान बता दिया, अब 2047 का सेम प्लान अब कौन बता रहे हैं हमें? अशोक गहलोत जी। वो कब का बता रहे हैं? 2030 का। तो इनके पास एक विजन होना चाहिए कि देश कहाँ जाएगा, हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो फिर हमें ना अभिजनों की बात मानते रहते हैं कि यार यही बंदा है जो हमें वहां लेके जाएगा। तो ये अभिजनों के पास एक लॉन्ग टर्म प्लान भी तो होना चाहिए। अभिजनों से होने से क्या होता है? इनके पास विजन नहीं है तो क्या करेंगे अपन? एक विजन भी होना चाहिए। अब आगे डाई फंक्शंस, ये कौन से हो सकते हैं? डाई फंक्शंस ये हो सकते हैं कि किसी भी देश में चीजों का क्या नहीं हो रहा है? न्यायपूर्ण वितरण नहीं हो रहा है, न्यायपूर्ण वितरण नहीं है चीजों का। एक ये हो सकता है कि ये जो अभिजन है ना, ये जनता की सोचने की बजाय किसका सोचने लगते हैं? स्वार्थी हो जाते हैं, खुद का सोचने लगते हैं। और एक और डाई फंक्शन बताया इसने, क्या बताया? हाँ सॉरी, सत्ता में अस्थायित्व आ जाता है। अस्थायित्व, सत्ता बार बार चेंज होती है। सत्ता में जो अस्थायी होता है, बार बार चेंज होती है, प्रधानमंत्री बार बार बदलते हैं, तो उससे क्या होता है? राजनीति विकास नहीं होता बल्कि राजनीति पतन होता है। डाई फंक्शंस है, न्यायपूर्ण वितरण नहीं होना, अभिजनों का स्वार्थी हो जाना, और सत्ता में बार बार परिवर्तन होना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना, या बार बार कभी लोकतंत्र आना, कभी सैन्य तानाशाही आना, फिर लोकतंत्र आना। इनको हम क्या बोलेंगे? डाई फंक्शंस। ये तो हैं जो राजनीतिक विकास को रोकते हैं, और ये चीजें राजनीतिक विकास को बढ़ाती है। तो आपको बस एक समझाने के लिए कि कौन सी चीजें राजनीतिक विकास को कम करती है और कौन सी चीजें ज्यादा करती है, इनको याद मत करना, बस इतना ही याद रखना। ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन किसका है? आइंस्टाइन का। ये कब हो जाता है? ये याद रखना, कब हो जाता है? जब हम मास मॉडर्नाइजेशन करने की, मास डेवलपमेंट करने की, सबको एक साथ विकसित करने की कोशिश करते हैं तब। क्योंकि इतनी सारी मांगे उठती है कि व्यवस्था उनका सामना नहीं कर पाती, तो व्यवस्था में क्या आ जाता है? ब्रेकडाउन हो जाती है व्यवस्था, टूट जाती है व्यवस्था। आइंस्टाइन के बाद हम अगली चर्चा करेंगे एडवर्ड सील्स की। एडवर्ड सील्स की चर्चाओं में जोर नहीं आएगा क्योंकि एडवर्ड सील्स के ऊपर हम पहले चर्चा एक बार कर चुके हैं। एडवर्ड सील्स एक व्यवहारवादी विचारक है। और पुस्तक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन
न्यू स्टेट्स, थर्ड वर्ल्ड का यही है न्यू स्टेट्स, तो बाकी तो कौन से है? न्यू स्टेट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट्स, पुस्तक आई थी 1962 के आसपास। एडवर्ड सील्स कहता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में, दरअसल इसका मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आई है, लेकिन हम इसको विकास से भी जोड़ लेते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में जो अभिजनों की जो भूमिका होती है वो किस व्यवस्था में कितनी को होती है, इसको समझाने के लिए, और किस व्यवस्था में ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ है उसको समझाने के लिए इन्होंने थर्ड वर्ल्ड के देशों को कितने भागों में बांट दिया है? 5 भागों में बांट दिया। सिंपल तरीके से हम बांटे तो इसमें तो 2 तो डेमोक्रेसी है और 3 ओलिगार्की है। तो हमें तो देखो 500 याद रखनी है, हम तो सुविधा की दृष्टि से, याद रखने की दृष्टि से इन विकासशील देशों को 2 भागों में बांट रहे हैं। और हमें देखना क्या है, हमें ये लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कौन सी व्यवस्था है जिसका मॉडर्नाइजेशन सबसे ज्यादा हुआ है, और कौन सी व्यवस्था है जिसके आधुनिकीकरण में अभिजनों की भूमिका क्या है, अभिजनों की भूमिका क्या है। हम इन 2 प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे अब, क्योंकि वर्गीकरण इसी आधार पे किया गया है। पहले है डेमोक्रेसी है 2 प्रकार की, 2 प्रकार के लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और एक है अभिभावकीय, तो हिंदी में लिख लेते हैं, एक राजनीतिक लोकतंत्र है और एक ट्यूटलरी डेमोक्रेसी, या कौन सा, ट्यूटर से बना ट्यूटर, एक होता है अभिभावकीय लोकतंत्र। ये 2 प्रकार के तो लोकतंत्र है। पहले ये डेमोक्रेसी कर लेते हैं किस प्रकार की होती है। राजनीतिक लोकतंत्र पहले तो मैं आपको बता दूं कहाँ है, तो ये है फिलीपींस में। भारत को छोड़ देना, मैंने पीछे गलत बता दिया था आपको, ये फिलीपींस में है। और फिलीपींस में ब्रिटेन की तरह की व्यवस्था नहीं है, यूएसए की तरह की, मैंने यूके लिख दिया है, ये फिलीपींस में है। बाद में बिगड़ गया, किताब लिखी तब ठीक था। ये जापान में है और ये इजराइल में। देखिए कुल मिला के ये वेस्टर्न कंट्रीज की तरह का उदार लोकतंत्र है इन देशों के अंदर, फिलीपींस, जापान और इजराइल। राजनीतिक लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें विधायिका है ना वो शक्तिशाली होती है, संसद शक्तिशाली होती है। ये शक्तिशाली होते हैं लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि। संसद है ना वो सारे काम करती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, मीडिया स्वतंत्र होता है, उपव्यवस्थाएं स्वायत्त होती है। इस व्यवस्था को हम कौन सा लोकतंत्र बोलते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र। आपके विधायिका शक्तिशाली होती है, कार्यपालिका किसके नियंत्रण में रहती है? विधायिका के। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होंगे वो संसद के नियंत्रण में रहेंगे, ये संसद ही करेगी जो कुछ करेगी। न्यायपालिका स्वतंत्र, मीडिया स्वतंत्र होता है, दबाव समूह स्वतंत्र, और बहुत सारे राजनीतिक दल पाए जाते हैं। तो कुल मिला के ऐसा समाज में बहुत सारे राजनीतिक दल हो, बहुत सारे दबाव समूह हो, बहुत सारे मीडिया संस्थान हो, और न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र हो, और बाकी जो दल है दबाव समूह और मीडिया भी क्या हो? स्वतंत्र हो। ऐसी व्यवस्था को हम कौन सा बोलते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र बोलते हैं, ना खुलापन हो बहुत ज्यादा। दूसरा है कौन सा? अभिभावकीय लोकतंत्र। इसमें जो नेता है वो अपने आप को जनता का सेवक नहीं मानते। यहां तो क्या मानते हैं? विधायिका में बैठे हुए लोग अपना दायित्व स्वीकार करते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, हमें जनता ने चुना ही इसलिए है कि हम उसकी क्या कर सके? भलाई कर सके। तो हम जनता की मांगों की पूर्ति करेंगे, जनता क्या मांग रही है। ये जनता के सेवक नहीं होते बल्कि जनता के अभिभावक होते हैं, कि हम जानते हैं कि जनता की भलाई किस में है।
तो ये जनता की बातें नहीं सुनते, जनता पे किसकी बातें थोपते हैं? खुद की बातें थोपते हैं। ये कहां है? ये है आपका ये घाना में, ये है नाइजीरिया में, तंजानिया में। ऐसी अभिभावक थी इंदिरा गांधी, ऐसी अभिभावक है मोदी जी। ये अभिभावकीय लोकतंत्र होता है। ये जो घाना में वाना एनाक्रुमा, तंजानिया में जूलियस नरेरे, तंजानिया में नरेरे, वाना एनाक्रुमा, नाइजीरिया में भूल गया कौन था। ये शुरुआती नेहरू की तरह के नेता के वहां करिश्माई नेता है, और वो कहते हैं कि हम इस देश को कहां लेके जाए, हम डिसाइड करेंगे। ये अभिभावकीय लोकतंत्र था इन देशों के अंदर। इसमें ना विधायिका हावी नहीं होती, बल्कि कौन हावी होती है? कार्यपालिका। देखिए इसमें लोकतंत्र तो है, आपके ने इनमें कहा है लोकतंत्र? घाना नाइजीरिया में। मैं शुरुआती दौर की चर्चा कर रहा हूँ। पुस्तक कब लिखी गई है? 1962 में। तब तक यहाँ लोकतंत्र जिंदा है। मरना तो शुरू होते हैं 1960 के बाद, फिर तानाशाही आती है। ये नेता जो पहले नेहरू की तरह लोकतांत्रिक थे, चुन के आए थे, करिश्माई नेता थे, जनता ने दप्पू के क्या दिए, वोट दिए, नेता बन गए। बाद में जनता ने हिसाब मांगना शुरू किया। नेहरू से हिसाब मांगते हम कब बताओ? पहला 52, 57 और उसके बाद 62। अगला हिसाब चीन युद्ध का हमें कब मांगना था? 67 में मांगना था। तो नेहरू जी की पहले क्या हो गई? डेथ। नेहरू जी 67 में चुनाव नहीं जीत पाते, ये हालात हो गए थे। तो जैसे इन नेताओं का करिश्मा कम हुआ ना, वाना एनाक्रुमा का, जूलियस नेरेरे का, तो इन लोगों ने क्या किया? तानाशाही ले आया और लोकतंत्र को क्या कर दिया? भंग कर दिया। ये तो बाद की बातें हैं, हम कर रहे हैं बात 1962 की, जब तक इन देशों में क्या जिंदा है? लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन ये लोकतंत्र किस प्रकार का है? अभिभावकीय लोकतंत्र है। अब अपने यहां ये बताओ कि नेहरू जी हावी थे या संसद हावी थी? नेहरू जी हावी थे, संसद में वही होता था जो नेहरू जी चाहते थे। वो इतने करिश्माई नेता थे, वो तो कहते थे तू मेरे सामने बोलो, था सामने के बोला। ठीक है, ये है कार्यपालिका। इसमें उपव्यवस्थाएं क्या होती है बताओ? लिमिटेड स्वायत्त होती है, पूर्ण स्वायत्त नहीं होती। राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया, न्यायपालिका पूर्ण स्वायत्त नहीं होती, बल्कि उनकी स्वायत्तता क्या होती है? इन नेताओं के नियंत्रण और निर्देश में चलती है। ऐसा भारत में कब हुआ? जब इंदिरा गांधी थी। न्यायपालिका वही करेगी जो इंदिरा गांधी चाहेगी, अखबार वही लिखेंगे जो इंदिरा गांधी चाहेगी। और ऐसे ये कब हो रहा है? मोदी जी के टाइम हो रहा है। तो ऐसे लोकतंत्र को हम कब ले कहते हैं? कौन सा? अभिभावकीय लोकतंत्र बोले हम इसको। तो ये दो प्रकार के हमने लोकतंत्र किए। इसमें क्या फर्क है राजनीतिक में और अभिभावकीय में? इसमें बहुत ज्यादा खुलापन, स्वायत्तता, स्वतंत्रता, उपव्यवस्थाएं। और यहाँ उपव्यवस्थाएं क्या है? लिमिट स्वायत्त है, कम स्वायत्त है, कम स्वतंत्र है। तीन प्रकार की क्या है? ओलिगार्की है। ओलिगार्की कौन सा होता है? अल्पतंत्र, कुछ ही लोग राज कर रहे हैं, लोकतंत्र है नहीं। ओलिगार्की तीन कौन कौन से देखिए। एक जो ओलिगार्की है वो है आधुनिकीकरणशील, मॉडर्नाइजिंग वाली, आधुनिकीकरणशील। इसमें जो तानाशाह होता है वो बीड़ा उठाता है कि मैं करूंगा इस देश का मॉडर्नाइजेशन। वो उसको परंपराओं से निकालता है, उसका विकास करता है, लोगों को शिक्षित करता है, लेकिन लोकतंत्र नहीं आने देता वो। तो इसको आधुनिकीकरणशील ओलिगार्की बोलते हैं। अयूब खान जब था मुखिया, जो सेनापति था, उसने पासा पलटा और वहां का राष्ट्रपति बन गया और सैन्य तानाशाही लाया पहली बार पाकिस्तान। उसने ठेका लिया था कि पाकिस्तान को मॉडर्नाइज कौन करूंगा? मैं करूंगा। वैसे ही जैसे तुर्की को कमाल अत्तातुर्क ने किया है 1918 के बाद। तुर्की को यूरोपीय देश बना दिया उसने, जो कट्टर खलीफाई देश हुआ करता था कमाल अत्तातुर्क ने। ऐसा ही ठेका सद्दाम हुसैन ने कहां का लिया? इराक का। ऐसे ही कर्नल गद्दाफी ने कहां का लिया? लीबिया का। ऐसे ही मिस्र में किसने लिया? होस्नी मुबारक ने।
ये धीरे धीरे नाम आपकी याद हो जाएंगे। नेताओं के बारे में पढ़ना, ये 30-40 साल तक अपने देशों में राज करने वाले तानाशाही नेता है। लेकिन ये ना वो नहीं थे, धार्मिक नेता नहीं थे ये, बल्कि ये कैसे नेता थे, पढ़े लिखे और मॉडर्नाइजेशन करने वाले नेता थे। देखिए तानाशाह दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है रूढ़िवादी तानाशाह और एक होता है आधुनिक तानाशाह। बताओ रूढ़िवादी तानाशाह क्या करेगा, धर्म का, जातियों का, परंपराओं का इनका सहारा लेगा। आधुनिक वाला वो इनका सहारा नहीं लेगा, वो देश को आधुनिक करेगा, अच्छे स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा, विश्वविद्यालय खोलेगा, लेकिन लोकतंत्र नहीं आने देगा। ये तो दोनों की विशेषता है। तो आधुनिकीकरणशील लोकतंत्र, इसमें कौन से अभिजन जो अल्पतंत्र के अभिजन होते हैं वो बीड़ा उठाते हैं। दूसरा होता है कौन सा, सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र। सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र, इसमें विशेषता होती है सर्वाधिकारवादी, इसमें एक दल होता है, एक ही दल होता है, वो बीड़ा उठाता है। इसमें एक दल के साथ साथ एक व्यक्ति होता है और एक विचारधारा होती है। तो एक दल बीड़ा उठाता है सारे काम करने का, ये सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र है। ऐसा यूएसएसआर में था जब कौन था, स्टालिन। ऐसा जर्मनी में था तब कौन था, हिटलर। और ऐसा इटली में था जब कौन था, मुसोलिनी था। ये कौन से हैं, सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र है। दो तो याद रख लो, स्टालिन और हिटलर। ये सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र है, ये बीड़ा उठाते हैं अपने देश के मॉडर्नाइजेशन करने का, आगे बढ़ाने का ये। और तीसरे होते हैं कौन से, ट्रेडिशनल, परंपरागत अल्पतंत्र। परंपरागत अल्पतंत्र, परंपरागत अल्पतंत्र में रूढ़ियां पाई जाती है, धर्म पाए जाते हैं, कबीले पाए जाते हैं। और इस परंपरागत अल्पतंत्र में एक ही संरचना सारे काम करती रहती है। धर्म और राजनीति आपस में बुरी तरह से मिक्स होती है, इसको हम बोलते हैं परंपरागत अल्पतंत्र। सबसे कम मॉडर्नाइजेशन इसमें होता है। इसका उदाहरण है नेपाल, जबकि नेपाल तो लोकतंत्र है। हम 62 की बात कर रहे हैं, जब नेपाल क्या था बताओ, जब राजतंत्र था। हम चर्चा कर रहे हैं भूटान की, जब वो राजतंत्र था। अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, अभी राजतंत्र ही है वहां। हम चर्चा कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की, 1962 में बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था, थियोक्रेसी वाला देश था। तो ये जो भूटान, नेपाल, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका के कुछ देश आज भी कबीलाशाही, अफगानिस्तान, ये कौन से तंत्र है, परंपरागत अल्पतंत्र। या कुछ ही लोग तानाशाही करते हैं लेकिन वो ट्रेडिशनल है, पिछड़े हुए। अब इनमें से ये बताओ कि सबसे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट कहां होता है, राजनीतिक लोकतंत्र में। क्वेश्चन तैयार एक, सबसे कम परंपरागत में। और अगर आपको सीरीज बनानी हो तो 1 2 3 4 5 बढ़ते घटते हुए क्रम के अंदर। अब एक चीज और बताए आप, यहां किसकी भूमि, कौन से अभिजन है, वो अभिजन जो कहां बैठते हैं, विधायिका में। यहाँ कौन से अभिजन है जो कार्यपालिका में बैठते हैं। यहाँ कौन से अभिजन है, थोड़े से अभिजन जो तानाशाह वहां के। यहाँ एक सर्वाधिकारवादी, एक व्यक्ति और एक उसका दल और एक उसकी विचारधारा। और यहाँ कोई अभिजन तो है लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन नहीं करते। तो ये हमने किसकी चर्चा की, एडवर्ड शील्स की। एडवर्ड शील्स ने कितने प्रकार के न्यू स्टेट्स बताए हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, 5 प्रकार के। एक क्वेश्चन, फिर किस आधार पे बांटा इन 5 को, आधुनिकीकरण की स्थिति और अभिजनों की इसके अंदर भूमिका क्या है, इस आधार पे बांटा, किस अभिजन की क्या भूमिका है, ऐसे बंटवारा किया गया है। तो ये हमने एडवर्ड शील्स की चर्चा की। अब हम जो चर्चा करेंगे ना, वहां से एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है लुशियन पाई में से ज्यादातर। उसके बाद सीधा जो क्वेश्चन आता है, जो हर हालात में आता है, वो अभी करेंगे ना, यहां से आएगा। 2 बताऊंगा लास्ट में, उनमें से एक क्वेश्चन आता है
हम करेंगे कौन सा विकास? एकल रेखीय विकास। जबकि एक व्यक्ति को हम कर चुके हैं जो एकल रेखीय विकास का विरोध करता है, बताओ कौन? हाँ ठीक है, एकल रेखीय विकास। एकल रेखीय विकास में सबसे पहले आमंड को करेंगे। आमंड कहता है डेवलपमेंट कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो अवस्था होती है वो क्या होती है? राज्य निर्माण। देखिए ये जरूरी अवस्था होती है, अभी ये याद रह जाएगा आपके। फिर क्या होता है? राष्ट्र निर्माण। फिर होती है सहभागिता, और फिर किया जाता है वितरण, राष्ट्रीय कल्याण वगैरह। फिर ये कल्याण हो जाता है वितरण। देखो ये दरअसल इन्होंने चश्मा कौन सा पहन रखा है बताओ? ये पश्चिम का वहां ऐसा ही हुआ है। देखिए सबसे पहले राज्य का निर्माण होता है। राज्य का तात्पर्य है एक भौगोलिक इकाई के रूप में एक यूनिटी बनाई जाती है, भौगोलिक इकाई बनती है। भौगोलिक इकाई कैसे बनी? 1648 से पहले कुछ भौगोलिक इकाइयां बन गई थी। जहां फ्रेंच रह रहे थे वो क्या बन गया था? फ्रांस। जहां डच रहे थे वो नीदरलैंड। जहां अंग्रेज रह रहे थे वो ब्रिटेन। जहां जर्मन्स रह रहे थे वो। ऐसे करके वहां पहले क्या किया जाता है? राज्य निर्माण। फिर जब आप एक ही धरती के टुकड़े पे लंबे समय तक रहते हैं तो आप आपस में क्या महसूस करने लगते हैं? भाईचारा महसूस करने लगते हैं। आप हॉस्टल में लंबे समय तक रहते हैं तो क्या होता है? देखिए हॉस्टल शुरुआत में क्या होता है बताओ? हॉस्टल शुरुआत पहले दिन हॉस्टल क्या होता है? पहले दिन अलग अलग होते हैं सारे। हॉस्टल की बिल्डिंग होता है, एक तो होता है ना हॉस्टल, वो एक बिल्डिंग सी होती है हॉस्टल। धीरे धीरे वो हॉस्टल बिल्डिंग नहीं रहती, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के आपस में क्या हो जाता है? प्रेम। पहले वो एक भौगोलिक सा दिखता है। हमें सबसे पहले हॉस्टल में क्या दिखता है बताओ? बिल्डिंग दिखती है। ये क्या है? राज्य निर्माण। अब आप 2-3 साल रह लिए तो जैसे आप जाते हैं तो वहां बिल्डिंग नहीं दिखती, वहां के लोगों का आपको, उनका अपने साथियों का क्या दिखता है? प्रेम, और उनके चेहरे दिखते हैं। वहां बंधु तो दिखता है आपको, वो झलकता है कि यार मिलेंगे, चाय पियेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है कमरा दे दो जी, है ठीक है। चलिए फिर क्या होती है? फिर सहभागिता होती है। अगला जो कदम होता है सहभागिता। सहभागिता इसका मतलब अब उन नागरिकों को राजनीतिक कार्यों में क्या मिलती है? सहभागिता। यानी पहले कौन से अधिकार आते हैं बताओ? राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक अधिकार आते हैं ना। फिर वो सहभागिता करते हैं, बोला पेट नहीं भरा, पेट भी तो भरने का व्यवस्था करो, तब क्या किया जाता है? वितरण। फिर कौन सा लोकतंत्र आता है बताओ? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। हमने अधिकार किए थे ना, अधिकार ऐसे होते हैं, पहले राजनीतिक अधिकार आते हैं और फिर आर्थिक अधिकार आते। तो पहले राजनीतिक सहभागिता, फिर संसाधनों में समान रूप से क्या किया जाता है? वितरण। खुशहाली आती है, लोगों में पैसा आता है। ये तो सबसे पहले भारत में यही हुआ। क्या किया गया? राज्य निर्माण किया गया। 500 और कितनी वो रियासतें थी? 52 है क्या? 562 या 65। उन रियासतों को क्या किया गया? इकट्ठा किया गया। ये क्या था? ये राज्य निर्माण था। एक बस एक बाउंड्री खींच दी, ये हमारा भारत है। हम उसको भारत समझते नहीं थे। फिर हमने 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाना शुरू किया। फिर द्रविड़ों ने कहा हम तो द्रविड़ हैं, और साउथ इंडिया अलग है और नॉर्थ इंडिया अलग है, वो आर्य है, हम द्रविड़ है। नागाओं ने कहा हम नागा हैं, और कश्मीरियों ने कहा हम कश्मीरी है। फिर धीरे धीरे हम क्या हुए? हम एक हुए कि हम सब भारतीय हैं। तो वो कौन सी स्थिति थी? राष्ट्र निर्माण की। अभी भी राष्ट्र निर्माण भारत में पूर्ण नहीं हुआ है। फिर क्या आई? हमें सहभागिता का मौका मिला, और बस ये दिक्कत आ गई थोड़ा सा। उसमें क्या किया जाएगा? अब एक दिन तो करना ही पड़ेगा ये वितरण। अभी महिलाओं को वितरण कर दिया, ऐसे ही संसाधन वितरण धीरे धीरे और हो जाए। गरीबों की स्थिति सुधारना क्या कहलाता है? वितरण। हालांकि ये अपने एक साथ कर दिया दोनों काम। यूरोप में पहले राजनीतिक सहभागिता आई और फिर आर्थिक सहभागिता आई। भारत में क्या किया गया? दोनों एक साथ ले आया। बताओ कैसे लाए? भारत में हम कहते हैं लोकतंत्र आया, आप पढ़ लो, लोकतंत्र आया ना। भारत एक ऐसा देश है, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, तो सहभागिता मिल गई। फिर हम कहते हैं भारत एक ऐसा देश है, बताओ समाजवादी देश भी तो है,
तो फिर क्या आ गया, वितरण। तो फिर ये स्तर आया। हालांकि भारत में दोनों स्तर एक साथ आ गए, लेकिन बाकी देशों में स्टेप बाय स्टेप आया। अब ऐसे होता है विकास। ये कैसा विकास कहलाता है, एक पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये एक रेखीय विकास कहलाता है। एक रेखा में विकास होता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद इस पे पूछा जा, इस पे कम पूछा जाता है, इस पे ज्यादा पूछा जाता है। W रोस्टो की एक पुस्तक है, द स्टेजेस ऑफ, कौन सा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसने कहा कि आर्थिक डेवलपमेंट कैसे होता है, आर्थिक विकास कैसे होता है। तो इसने कहा आर्थिक विकास तब होता है, जब अभी मैं बताता हूं, थोड़ी देर में आपको वापस भी लिए चलूंगा एक जगह, कि सबसे पहले जो अवस्था होती है वो होती है परंपरागत अवस्था। ये मैं लिख रहा हूं, ये दिखाई तो दे रहा है क्या पीछे वाले दोस्तों सारे, ये जो आपको उसमें एलईडी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कौन सी अवस्था लिखी है मैंने, परंपरागत अवस्था। ये वो अवस्था है जब खेती होती है, कबीले होते हैं, पिछड़ी हुई व्यवस्थाएं होती है, ठीक है, लोगों में शिक्षा नहीं होती, धर्म रूढ़ियां वगैरह हावी रहते हैं। इस अवस्था को हम कौन सी अवस्था बोलते हैं, परंपरागत अवस्था। अभी आपको समझ में आ जाएगी। फिर आया है प्री टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ नहीं हुए अभी, प्री टेक ऑफ स्टेज। आप कहते हैं हम तो ये नहीं कहेंगे इसको, टेक ऑफ आना नीचे की साइड में, कि हम तो इसको संक्रांति काल बोलेंगे। संक्रांति क्या होती है, संक्रमण काल कह लो, संक्रमण काल। ये संक्रमण कालीन अवस्था है। संक्रमण कालीन अवस्था, लो जी। अब खेती जा रही है और उद्योग आ रहे हैं, लेकिन खेती पूर्णतया गई नहीं है और उद्योग पूर्णतया आए नहीं। धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन अभी भी परंपराओं और रूढ़ियां उनके ऊपर हावी है। वो राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ आज भी जातियों के अंदर फंसे हुए हैं, धर्मों में फंसे हुए। वैज्ञानिक शिक्षा ले रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता पढ़ रहे हैं, क्लास में जाएंगे तो गुरुजी से किस पे बहस करेंगे, सेकुलरिज्म के ऊपर, अच्छा होता ये है। बाहर थड़ियों पे करेंगे तो कौन सी बहस करेंगे, धर्म और जाति की तरफ पक्षधरता। तो ये कौन सी स्थिति है, संक्रमण कालीन है। पुरानी चीजों से भी चिपके हुए हैं और नई चीजें भी आ रही है, कृषि भी है और उद्योग भी आ रहे हैं, ये है। फिर तीसरी अवस्था आती है उत्कृष्टता की अवस्था, या टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ अब आ गया, आधुनिकीकरण आ गया, अब नीचे आ गया डेवलपमेंट, टेक ऑफ स्टेज। इसको कौन सी अवस्था बोलते हैं अपन, उत्कृष्टता की अवस्था। ये थर्ड स्टेज है। अब पूर्णतया क्या हो चुका है, औद्योगिकरण हो चुका है, कृषि जा चुकी है, वैज्ञानिक शिक्षा आ चुकी है, ये है टेक ऑफ स्टेज। फिर है पोस्ट टेक ऑफ स्टेज, इसको बोलते हैं ड्राइव टू मैच्योरिटी। अब ड्राइव टू मैच्योरिटी यानी मैच्योरिटी की अवस्था आ चुकी है। हम ड्राइव करके कहां तक पहुंच चुके हैं, मैच्योरिटी तक। उद्योग अपने चरम पे पहुंच गए, लोगों के पास अब सबके पास काम है, सारे लोग शिक्षित हैं और बहुत ज्यादा क्या उनकी अवस्था हो चुकी है, औद्योगिकरण अब अपने चरम के ऊपर है। सब लोगों के पास सारी चीजें हैं, मतलब ठीक है स्थितियां। ये है ड्राइव टू मैच्योरिटी। और अब आती है एक अंतिम स्टेज, कौन सा, मास कंजप्शन। मास कंजप्शन क्या होता है, जन भोग, जन भोग, ये आता है अंत में। अब क्या लोगों के पास इतना सामान हो गया है कि वो पूर्णतया क्या हो गए, भोगवादी हो गए। जन भोग का तात्पर्य है कि इस अवस्था में टेक ऑफ स्टेज में कुछ लोग भोग करते हैं और यहां सारे लोग भोग करते हैं।
अब सारे लोग भोग करते हैं, इसका मतलब सामान की कोई कमी नहीं है, दप्पू का सामान है देश के अंदर सब लोगों के पास। अब आपका जो घर पे सफाई करने आएगा वो कार लेके आएगा, अमेरिका के अंदर वो भी BMW लेके आएगा, वो पार्क करेगा, पोंपो करेगा, फिर आके ऐसे करके थंब मारेगा, आपका गेट खुल जाएगा, फिर वो सफाई करेगा, वो सारी पहन के ड्रेस चेंज करेगा, फिर बाहर निकल के टाई वाई लगाएगा और कॉलेज जाएगा। कौन सा है मास कंजप्शन। वहां फिर 2 दिन बोलेगा मैं सैटरडे और संडे आऊंगा नहीं, मैं कितने डे काम करूंगा, 5 डे वीक, बाकी 2 दिन वो 2 दिन थोड़ी कार के पीछे ट्राली सी बांधता है, उस पे सामान रखता है, बियर के कैन भरता है, एक छोटा सा फ्रिज रखता है और कहीं खेतों में चला जाता है, वहां अपनी कैनिपी लगाता है और 2 दिन क्या करता है, मजे करता है ना। अब ये है सारे ऐसे क्या करते हैं, मास कंजप्शन, जन भोग करते हैं सारे ऐसा, ठीक है, ये है मास कंजप्शन, जन भोग। अब यहाँ क्या हुआ, अपने देखो, अपने आप बताओ, अपने आधे तक पहुंच गए। आप बताओ जितने भी हैं आप, कौन से मेरे मोहल्ले में एक भी सफाई कर्मी है पैदल नहीं आता, एक माता जी आती है उनको कुछ चलाना नहीं आता, वो भी टेम्पू लेके आती है, बाकी सारे के सारे मोटरसाइकिल पे आते हैं। तो अपन मोटरसाइकिल पे पहुंच गए, जल्दी कहाँ पहुंचने वाले, कार पे पहुंचने वाले, चिंता मत करो आप। मास कंजप्शन, लेकिन आप क्या सोचते, अच्छी स्थिति है, ये शुरू में बता दी कि अपन यहाँ पहुंच गया, मास कंजप्शन, भारी खर्चा और भारी पैसा और है हुड़दंग और पार्टियां और ये और वो, लेकिन दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है, अब पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, तब फिर कौन सा आता है, तब आता है कौन सी, गुणवत्ता की अवस्था। अब हम कहते हैं सामान कम दे दो, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। अब गुणवत्ता की अवस्था आती है कि मुद्दा ये नहीं है कि हम भोग कम कर लेंगे, गाड़ियां छोड़ देंगे, हवा साफ मिलने चाहिए, तो लास्ट में फिर कौन सी अवस्था आती है, गुणवत्ता की। अब क्या मुझे आप बता सकते हो क्या कि आप पहले 1 से 5 तक किस अवस्था में बढ़े थे, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक आप क्वांटिटी अवस्था में बढ़े थे, क्वांटिटी समझ गए, आप ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा कर रहे थे, और अंतिम स्टेज में आप क्या चाह रहे हैं, सामान नहीं चाह रहे हैं, बल्कि क्वांटिटी नहीं चाह रहे हैं, बल्कि क्या चाह रहे हैं, क्वालिटी चाह रहे हैं। इसने बाद में जोड़ी है, आपको तो कितनी याद कर ली है, 5 याद कर ली है। सबसे पहले होती है परंपरागत अवस्था, कृषि अवस्था, फिर आ रही है संक्रमणकालीन प्री टेक ऑफ स्टेज, फिर आ रही है टेक ऑफ स्टेज, अब उद्योग हो गए हैं, कृषि चली गई है, अब ड्राइव टू मैच्योरिटी, उद्योग सर्वोच्च सीमा पे पहुंच गए, अब लोगों के पास उद्योग बहुत ज्यादा हो गए हैं लेकिन सामान नहीं बनता, अब सबके पास सामान आ जाता है, वो कौन सी अवस्था है, मास कंजप्शन, सारे लोग भोग करते हैं, उसका जन भोग की अवस्था आती है। तो ये 5 अवस्था, ये बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। अब दिक्कत इसमें ये नहीं आती, आपको बिल्कुल सिंपल तरीका है कि एक प्री टेक ऑफ स्टेज, एक टेक ऑफ स्टेज और एक पोस्ट टेक ऑफ स्टेज। प्री टेक और उसके बाद, ऐसे नहीं पूछते, ये ऐसे पूछते, 3 तो याद ही है ना, सबसे पहले प्री आता है, फिर टेक ऑफ आता है, फिर पोस्ट आता है, सबको बताइए। तो ऐसे नहीं पूछे, वो पूछेंगे संक्रमणकालीन अवस्था, उत्कृष्टता की अवस्था, ड्राइव टू मैच्योरिटी की, परिपक्वता की अवस्था, और लास्ट में जन भोग। तो आप ऐसे याद कर लो। अब आपको आगे पीछे 2 याद कर ले, एक तो परंपरागत कर लो, पहले परंपरागत होती है, अंत में ये होती है ना। तो ये 2 से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि बीच वाले ने गड़बड़ कर दी, फिर ये इस अवस्था को ड्राइव टू मैच्योरिटी की अवस्था को ऊपर ले गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपको ये भी नाम याद रखने पड़ेंगे, ये पूछते हैं ज्यादा, उत्कृष्टता की अवस्था, ड्राइव टू मैच्योरिटी, ये ऐसा याद रखना है इनको, ये बहुत ही ज्यादा पूछते हैं अति मात्रा में। ये तो VVVIP है। और इसका जो और ज्यादा 2-3 V लगाते हो तो ये आता है, कौन सा, ऑर्गेन्स की। आपको मोनिका लेविन्स्की याद है, अब आप किसको याद करो, ऑर्गेन्स्की को। कौन थी मोनिका लेविन्स्की, नहीं पता, चलो अमेरिका का इतिहास पढ़ना और बिल क्लिंटन के बारे में पढ़ना।
ऑर्गेन्स की इसी की किताब लेता है, द स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब मैं पूरी पुस्तक नहीं लिखूंगा तो लिख देता हूं, द स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये है पुस्तक। और ये 5 की बजाय कितनी बताता है? 4 बताता है। ये सबसे ज्यादा ये आती है। पहली अवस्था है आदिम एकीकरण की अवस्था, समझाऊंगा बाद में, पहले लिख दो। दूसरी अवस्था है औद्योगिकरण की अवस्था। तीसरी अवस्था है राष्ट्रीय कल्याण और खुशहाली की अवस्था, वे खुशहाली। और अंतिम जो चौथी अवस्था है वो है प्रचुरता, एब्यूडेंस। एब्यूडेंस होता है फुल, प्रचुरता। दरअसल ये यूरोप का पीछा करना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले आदिम एकीकरण। आदिम एकीकरण क्या होता है? ठोक पीट के लोगों को क्या करना? एक करना। यूरोप में ऐसे ही हुआ था, भारत में भी सबसे पहले लोगों को ऐसे एक किया गया था, है ना। वो कह रहे हैं हमें अलग स्टेट चाहिए, रियासतें कह रहे हैं कि हम भारत में नहीं मिलेगी, हैदराबाद कह रहे हैं मैं नहीं मिलूंगा, जोधपुर वाला राजा कह रहा है मैं नहीं मिलूंगा। सबको ठोक पीट के क्या किया गया? एक किया गया। यानी क्या किया गया? राज्य निर्माण वगैरह किया गया। फिर अगली अवस्था यूरोप की बस चर्चा है। फिर क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ। अब यही तो हुआ था। आप बताओ क्या हुआ? 1648 में वेस्टफीलिया की संधि हुई और क्या बने? राष्ट्रीय राज्य। फिर वहां धीरे धीरे उन देशों में क्या हुआ? उदारवाद आया, औद्योगिकरण हुआ। और क्या आया? उदारवाद, औद्योगिकरण हुआ। फिर जब मार्क्स जैसे लोग आए तो फिर मजबूरी में वो क्या हो गए? कल्याणकारी हो गए, ठीक है। और अंत में क्या आई? एब्यूडेंस। एब्यूडेंस है। अब क्या हो गया है? माल फुल हो गया, प्रचुरता आ गई, किसी के पास कोई कमी नहीं है, सारे लोग अमीर हो गए हैं। ये खाओ पियो ऐश करो मित्रों टाइप अवस्था आ गई है। तो ये हो गया द स्टेजेस ऑफ है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये बहुत ज्यादा पूछते, इसमें जोड़ नहीं आएगा आपको, क्योंकि औद्योगिकरण पहले होगा। अब बताओ, औद्योगिकरण पहले होगा, फिर औद्योगिकरण से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ ही लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, बुर्जुआवाद आ जाएगा, पूंजीवाद आ जाएगा। फिर कार्ल मार्क्स जैसे लोग आएंगे, वो कहेंगे बुर्जुआओं को मारो, तो बुर्जुआ अपने अंदर सुधार करेंगे और कौन सा राज्य लाएंगे? कल्याणकारी राज्य लाएंगे। और अंत में क्या आ जाएगी? प्रचुरता। अब है कोई बुर्जुआ, मजदूर सबके पास माल क्या हो जाता है? फुल हो जाता है, एब्यूडेंस आ जाती है। तो ये होती है क्या चीज? प्रचुरता। तो आप आमंड को भूल जाओ, रोस्टो और किसको याद रखो? ऑर्गेन्स्की को। और आपको मतलब एक याद रखूंगा तो किसको याद रखो? ऑर्गेन्स्की। ये देखो एकल रेखीय विकास है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। कहीं आपको पतन दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं है। सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। इसलिए इसको कौन सा विकास बोलते हैं अपन? एकल रेखीय, सिंगल लाइनर डेवलपमेंट, इसलिए बोलते हैं इसको एकल रेखीय विकास। हमने किस किस का किया? आमंड का, रोस्टो का और ऑर्गेन्स्की का। अब हम जो अगली चर्चा करेंगे वो ना, एक क्वेश्चन पहले तो आया करते थे, अब तो ये नहीं आते। ये राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धांत है जिनका संबंध किससे है? राजनीतिक विकास से है। तो हम राजनीतिक परिवर्तन, पॉलिटिकल चेंज, और इसका किसके साथ संबंध देखेंगे? राजनीतिक विकास के साथ। कि ये परिवर्तन होते कैसे हैं, क्यों होते हैं परिवर्तन, किस वजह से होते हैं? तो पहला है संघटक परिवर्तन सिद्धांत, कंपोनेंट चेंज थ्योरी। कि राजनीतिक विकास क्यों होता है, राजनीतिक परिवर्तन क्यों होता है?
तो कि ये कहते हैं कि राजनीति को इसलिए होता है कि व्यवस्था के बहुत सारे संघटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। चलो आप क्या करते हैं, एक दिन आपको चटनी बनानी है ना, लहसुन की, काचर की, ठीक, और टमाटर की, चलो मान लेते हैं, इनकी मिला के। अब एक उसमें मिर्ची भी डालोगे, नमक भी डालोगे, कितने कंपोनेंट्स डाले आपने, 5, ठीक है। अब इसमें जो भी परिवर्तन होंगे ना, इन कंपोनेंट्स में अगर चेंजेस आएंगे तो व्यवस्था में क्या होगा, परिवर्तन। आपने क्या किया, बाकी चीजें कम कर ली और मिर्च ज्यादा डाल ली, ये कंपोनेंट्स चेंज होते हैं पहले, फिर पूरी व्यवस्था में क्या आते हैं, परिवर्तन। और व्यवस्था का क्या होता है, विकास। तो कौन से कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, नीतियां बदलती है, नीतियों का स्वरूप बदल जाता है। अंग्रेजों के टाइम जो नीतियां बनती थी और देश की आजादी के बाद नीतियां इनके स्वरूप में क्या आ गया है, चेंज। पहले अंग्रेजों के हित में बनती थी, बाद में जनहित में बनने लगी। नेता बदल जाते हैं, समूह बदल जाते हैं, भांति भांति के दबाव समूह आ जाते हैं, संरचनाएं बदल जाती है, तानाशाही संरचनाएं चली जाती, लोकतांत्रिक आ जाती है। एक आधा और बताता है, संस्कृति बदल जाती है। अब इसका ये कहना ये चाह रहा है कि जब नीतियां बदल जाए, नेता बदल जाए, समूह बदल जाए, दबाव समूह, भांति भांति की नई संरचनाएं बदल जाए और आपकी संस्कृति में भी क्या आ जाए, चेंज आ जाए, आपकी रूढ़िवादी संस्कृति वो आधुनिक होने लग जाए, तो इसका मतलब अब आप में क्या आ गया है, परिवर्तन। इन घटकों में परिवर्तन आ गया है, ये जो कंपोनेंट्स इनमें चेंजेस आ गए, अब वहां क्या हो जाएगा, राजनीतिक विकास हो जाएगा। तो संघटक परिवर्तन का सिद्धांत किसका है, सीधा ही पूछते, इतना ही पूछते, ये नहीं पूछते आपसे, ये पूछते ये है किसका, तो ये है हंटिंगटन का। दूसरा है संकट परिवर्तन, और ये कहना है आमंड का और रोस्टोव का। आमंड और रोस्टोव ये कहते हैं कि परिवर्तन घटकों में नहीं आते, कि घटक चेंज होने से चीजें नहीं बदलती, पर चीजें तब बदलती है जब किसी व्यवस्था में क्या आता है, संकट आता है। अब जैसे मैं कब बदला, जब मेरे जीवन में आर्थिक संकट आए, तो मुझे लगा अब मुझे कमाना तो पड़ेगा, तब मैं अपने आप को बदल लिया। तो जब भी व्यवस्था के सामने कोई संकट आता है ना, तो व्यवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो संकट मूल कारण है राजनीतिक विकास और राजनीतिक परिवर्तन के। किसने कहा, आमंड और रोस्टोव ने। और ज्यादातर ये पूछते हैं कौन सा परिवर्तन, जटिल परिवर्तन, थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स चेंज या कॉम्प्लेक्स चेंज थ्योरी, जटिल परिवर्तन का सिद्धांत। ये बहुत ही बार पूछते हैं। ये है ब्रूनर व ब्रूवर का। ये क्या है कि आप ऐसे नहीं समझा सकते कि परिवर्तन कंपोनेंट्स चेंज होने से आते हैं क्या। आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि परिवर्तन संकटों की वजह से आते हैं। परिवर्तन की जो थ्योरी है, विकास की थ्योरी है, वो अत्यंत क्या है, जटिल है और आपस में बहुत ही उलझी हुई है। अब कब पता चलेगा कि ये बदल रहे हैं, ये संकट की वजह से बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, अपने आप बदल रही है ये सारी चीजें, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से परिवर्तन होते हैं, बिखरे हुए, उलझे हुए अंतः क्रियाएं होती है बहुत सारी, तब आता है परिवर्तन। तो ये कौन सा सिद्धांत है, जटिल परिवर्तन का। मनोविज्ञान भी बदल जाता है, शिक्षा बदल जाती है, संकट भी आ जाते हैं, लोगों की आकांक्षाएं बदल जाती है, लोगों की जागरूकता बदल जाती है, 50 चीज बदलती है ना, तब व्यवस्था में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो इसको हम कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, जटिल परिवर्तन का सिद्धांत बोलते हैं, ब्रूनर और ब्रूवर का। तो हमने किस किस का संबंध देखा, राजनीतिक परिवर्तन और राजनीतिक विकास का। अब आप इतना याद रखो, बताओ संघटक परिवर्तन सिद्धांत किसका है, हंटिंगटन का। संकट परिवर्तन और ब्रूनर और ब्रूवर का ये पूछते हैं। अब आज इतना ही है ये सब, पहले बाकी चर्चा कर ही चुके हैं पर अब मुझे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ ही दो, जगराइब को छोड़ दो। अब मैं आपको आज करवाया वो करवाता हूं। मैंने आपको कराया था ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, किसका कराया था, आइजनस्टाइन का। वो कहता ब्रेकडाउन क्यों होता है, जब मास
मॉडर्नाइजेशन और मास डेवलपमेंट हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तब आता है। आई अंडरस्टैंड, इतना ही है। फिर हमने चर्चा की एडवर्ड सील्स की, 2 प्रकार की डेमोक्रेसी और 3 प्रकार की ओलिगार्की, किस में कैसे परिवर्तन होता है ये अपने चर्चा की, और अभिजनों की भूमिका, इलिट्स की भूमिका क्या होती है ये हमने देखा। फिर हमने जो चर्चा की वो की एकल रेखीय सिद्धांत, उसमें सिर्फ ऑर्गेन्स्की को दोहराते हैं। ऑर्गेन्स्की की पुस्तक है द स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पहले आदिम एकीकरण, फिर होता है वहां औद्योगिकरण, उसके बाद आती है वहां खुशहाली, और अंत में प्रचुरता, अंत में एब्यूडेंस आ जाती है। ठीक, उसके बाद हमने परिवर्तन सिद्धांत किए, संकट परिवर्तन, जटिल परिवर्तन और संकटक परिवर्तन। हंटिंगटन का कौन सा किया? संकटक परिवर्तन। जटिल ब्रूनर और ब्रूवर का। रोस्टोव की अंतिम चर्चा कर लेते हैं। रोस्टोव कितनी स्टेज बताता है? 5। एक को बाद में जोड़ता है, वो छोड़ देते हैं। पहले क्या होता है? सबसे पहले परंपरागत कन्वेंशियल पॉलिटिक्स स्टेज आती है, ट्रेडिशनल स्टेज आती है, उसमें कृषि होती है, बिखरा हुआ समाज होता है, पिछड़े हुए से लोग होते हैं, एक ही व्यवस्था सारे काम करती रहती है, कोई व्यवस्था होती नहीं है, संरचनात्मक विभेदीकरण नहीं होता, कोई प्रकार्यात्मक विभेदीकरण नहीं होता। ठीक है, फिर अगली स्टेज आती है प्री टेक ऑफ स्टेज, संक्रमणकालीन अवस्था। उसके बाद अगली स्टेज टेक ऑफ स्टेज, उसके नेक्स्ट पोस्ट टेक ऑफ, उसको क्या बोलेंगे? ड्राइव टू मैच्योरिटी, और अंत में मास कंजप्शन। ठीक है, महाभोग। ठीक, ये इसी के साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पूरा हो गया है। अब हम अगला टॉपिक करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत।